Assalamu alaikum dear students, myself Dr. Saida Nureen and I am once again back with a new topic of current electricity today and that is the sources of current. आई होप हमने जो लास्ट 2 डेज़ में जितने भी इसमें पॉइंट्स क्लियर किए होंगे आपके इस चैप्टर में आपने उनको अच्छे से लर्न कर लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब आज हमने जो सोर्सेज ऑफ करंट के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से सोर्सेज हैं करंट के जहाँ से हमें करंट जो है वो मिल सकती है। तो उसमें सबसे पहले when the two conductors at different potentials are joined by a metallic wire, the current will flow through the wire. करंट जो है आपको पता है किस तरह से फ्लो करती है। जब आप दो कंडक्टर्स जो हैं डिफरेंट पोटेंशियल्स को उनको जॉइन करते हैं मेटालिक वायर के ज़रिए से। ये मेटालिक वायर है उन्होंने दिखाया आपको, और ये बीच में उन्होंने दिखाया कि अगर आपने एक बल्ब को जो है वो ग्लो कराना है तो आप किस तरह से एक बैटरी या एक सेल जो है वो अपने सर्किट में कनेक्ट कराते हैं और इस तरह से उसको वायर के ज़रिए से कनेक्ट करते हैं। आपको पता है करंट जो है हमेशा वो क्लोज सर्किट में फ्लो करता है, ठीक है। ओपन सर्किट में तो करंट फ्लो नहीं कर सकती, तो अगर आपने करंट को फ्लो कराना है तो क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करती है। अब यहाँ पे जो आपका सोर्स है, सबसे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि सोर्स क्या होता है। सोर्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने की वजह बने। जैसे करंट है ना, तो करंट की सोर्स, करंट यानी करंट किन चीज़ों से प्रोड्यूस कराई जा सकती है, ठीक है। तो सोर्स जब भी हम यूज़ करते हैं सोर्स का लफ्ज़, तो हमेशा सोर्स उस चीज़ को कहते हैं जो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के उसकी वजह बनती है, उसको जनरेट करने की वजह बनती है। अब यहाँ पर आपको कौन सा सोर्स नज़र आ रहा है जो करंट को जनरेट करा रहा है? यस, इट इज़ अ सेल। ये आपका सेल है या बैटरी है, इसके ज़रिए से यहाँ पर आप करंट जो है वो जनरेट करा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सोर्स ऑफ करंट है वो ये एक सेल है, ठीक है। इसी तरह से आप डिफरेंट सोर्सेज अपनी आम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे द करंट कंटिन्यूज टू फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल। ये भी मैंने आपको पहले बात बताई थी कि दो पोटेंशियल्स होते हैं। अभी ये सेल भी है ना, इसके दो पोटेंशियल्स हैं, एक ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरा उसका नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल है उसको हम हायर पोटेंशियल कहते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल होता है उसको हम उसका लोअर पोटेंशियल कहते हैं। तो इन दो पोटेंशियल्स के दरमियान में जब आप जो करंट है वो कैसे करती है, वो फ्लो करती है। और हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन मैंने आपको कल बताई थी कि अगर ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस लेंगे कन्वेंशनल करंट फ्लो करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जबकि जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक करंट है जो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होती है वो कैसे फ्लो करती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये दो डायरेक्शंस ऑफ करंट भी आपको इसमें नजर आ रही हैं। ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो जी करंट जो है वो फ्लो कंटिन्यूज टू फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल अंटिल बोथ आर एट द सेम पोटेंशियल। और आपके पास इस सेल के अंदर अगर आप कभी कोई सेल लें और उसका पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही तार के ज़रिए से इकट्ठा कनेक्ट कर देना तो सेल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। उसके अंदर जितनी भी ईएमएफ होती है सेल की, आपको पता है ना एक सेल की ईएमएफ जो है वो तकरीबन 1.5 वोल्ट होती है। तो अगर आप उसके कोई एक वायर लेके उसका पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कनेक्ट करा देंगे ना तो उसकी ईएमएफ जो है वो जल्दी से वो सेल ख़त्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, उसकी 1.5 वोल्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। वो कैसे रिमूव हो जाएगी या जो है वो रिलीज़ हो जाएगी और ज़ाया हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। वो किस तरह से ज़ाया होगी, क्योंकि आपने उसका हायर और लोअर पोटेंशियल जो है वो आपस में कनेक्ट कर दिया। इसलिए आपने कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव को आपस में जो है किसी भी सोर्स के कनेक्ट नहीं करना होता, क्योंकि अगर आप उसका हायर लोअर पोटेंशियल आपस में कनेक्ट करेंगे तो वो उसके अंदर उस सोर्स के अंदर जितनी भी ईएमएफ है वो वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जब तक वो दोनों सेम पोटेंशियल पे नहीं आ जाते, यानी तब ये इस सेल के पास 1.5 वोल्ट ईएमएफ है, जब तक ये और ये पॉजिटिव पोटेंशियल की होते हैं ना। आपको पता है जो नेगेटिव साइड होती है, जो लोअर पोटेंशियल है वो तो 0 वोल्ट होता है। ये मैंने आपको तब भी एग्जांपल दी थी जब आपके घरों की मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी है उसमें आपकी दो वायर्स होती है ना, एक रेड या किसी भी कलर की वायर होती है और एक ब्लैक वायर होती है। अब आपकी जो रेड वायर होती है सारा पोटेंशियल उसके पास होता है, यानी पॉजिटिव के पास सारा पोटेंशियल। अगर 1.5 वोल्ट है तो वो सारा पॉजिटिव के पास है। नेगेटिव क्या होता है, वो 0 वोल्ट होता है। जब तक ये दोनों एट द सेम पोटेंशियल पे नहीं आ जाते तब तक ये बल्ब ग्लो करेगा। इसका मतलब ये है कि जब तक इसके पास 1.5 वोल्ट मौजूद है
फिर वो आस्ता आस्ता कम होता होता 1.4 होगा, 1.3 होगा, 1.2 होगा, 1 होगा, और आखिर में ये सेल पूरे का पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर जितनी EMF है वो जब 0 वोल्ट हो जाएगी, दोनों एट द सेम पोटेंशियल आ जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव तो ऑलरेडी 0 वोल्ट पे होता है। अगर पॉजिटिव भी 0 वोल्ट पे आ जाएगा, जब दोनों एट द सेम पोटेंशियल आ जाएंगे, तो आपका इसका मतलब है सेल जो है वो ख़त्म हो चुका है, उसके अंदर जितनी EMF थी वो आपने यूज़ कर ली है, और फिर आपका बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। आई होप आपने ये पॉइंट अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, ठीक है। तो आपका कोई भी सोर्स तभी तक काम करता है जब तक उसकी पोटेंशियल डिफरेंस जो है बिटवीन हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल तो मैंने आपको कहा ना वो 0 वोल्ट होती है, ठीक है। तो जब तक हायर पोटेंशियल आप जितना मर्जी उसको कर सकते हैं, 1.5 वोल्ट है चूंकि ये सेल है, इसी तरह आप 3 वोल्ट, 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, और अगर घरों की देखें तो 220 वोल्ट्स होती है हायर पोटेंशियल के पास। तो जब तक वो दोनों एट द सेम पोटेंशियल नहीं आ जाएंगे, इसकी हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, यानी ये भी 0 नहीं हो जाता पॉजिटिव वाला, तब तक ये बल्ब आपका जो है वो ग्लो करेगा, और तब तक इसकी EMF जब तक इसके अंदर मौजूद है इस सेल के अंदर, तब तक ये बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये भी है, तो आप दोनों तरह से कह सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, जब दोनों एट द सेम पोटेंशियल आ जाएंगे तो आपका बल्ब जो है वो सीजेस टू फ्लो का मतलब है कि फिर वो करंट सीजेस टू फ्लो, यानी बल्ब जो है वो सीजेस टू ग्लो, यानी बल्ब जो है वो रुक जाएगा ग्लो करने से, क्योंकि करंट जो है वो रुक जाएगी फ्लो करने से, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट थे इसके अंदर। अब सोर्सेज ऑफ करंट आपके पास क्या है, डिफरेंट सोर्सेज हैं, आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, सेल्स यूज़ करते हैं। सेल्स दो तरह के होते हैं, प्राइमरी सेल होते हैं और सेकेंडरी सेल होते हैं। प्राइमरी सेल उनको कहते हैं जो रिचार्जेबल नहीं होते, जैसे ये सेल आपको नज़र आ रहा है, ये एक रिचार्जेबल सेल नहीं है। आप 1.5 वोल्ट का सेल लेते हैं बाजार से, वो रिचार्ज नहीं हो सकता, एक दफ़ा आप उसको यूज़ कर लेंगे तो दोबारा आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद सेकेंडरी सेल होते हैं। सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, वो भी आप अगर आपने कोई बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं ना, जब बड़ा आपने कोई मॉडल बनाना है प्रोजेक्ट, तो उसमें फिर आप रिचार्जेबल सेल या बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप रिचार्ज भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी मेन कनेक्शन AC से लगा के अपने घर में, यानी AC वोल्टेज जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट आ रही है उससे लगा के आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं। सो वो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं। दोनों तरह के सेल्स जो हैं वो आपके सोर्सेज हैं, जो और वो कैसे सोर्सेज हैं, विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हर सेल के अंदर, चाहे वो प्राइमरी सेल है चाहे वो सेकेंडरी सेल है, कोई ना कोई केमिकल जो है वो मौजूद होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल के बीच में कोई ना, ये जो सेल है ये सारा किसी ना किसी केमिकल से, किसी सोल्यूशन से जो है वो फिल्ड होता है, इसलिए वो अपनी उस केमिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो है विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने घरों में जनरेटर्स देखे हैं, जब आप लाइट जाती है तो आप वो जनरेटर्स ऑन करते हैं, तो वो क्या करता है, उसके अंदर एक व्हील लगा होता है। आप उसको पेट्रोल से चलाते हैं या गैस से चलाते हैं या डीजल से, जिससे भी चलाते हैं, वो क्या होता है कि वो उसके अंदर वो जो साइड पे एक व्हील लगा होता है जनरेटर्स में, आप देखते हैं ना, वो व्हील रोटेट करता है, और वो रोटेट करके मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करता है, जिसको आप कन्वर्ट करा रहे होते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो हैं वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराते हैं। उसके बाद आ जाए नंबर 3, थर्मोकपल्स। थर्म का मतलब ही हीट होता है। थर्मोकपल्स का मतलब है कि जो ऐसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यानी आप कोई भी उसकी जो हीट एनर्जी है उसको आप उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जैसे आप एक स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन में तो आप उसको रन करा रहे होते हैं ना, आप कोई स्टीम का कोई ले लें कि अगर आपने कहीं पे एक वेसल लिया हुआ है और उसके अंदर पानी है, उसको आप बॉयल करा रहे हैं और वो स्टीम प्रोड्यूस कर रहा है, जाहिर बात है जब बॉइलिंग होगी तो स्टीम प्रोड्यूस होगी, उस स्टीम को आप उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वो जो है ना वो स्टीम जनरेटर्स होते हैं जो स्टीम से रन करते हैं, तो वो हीट के ऊपर इफेक्ट कर, यानी उसके ऊपर हीटिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि आपका जो थर्मोकपल्स हैं वो आपकी हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद सोलर सेल्स, जो अब तो आप इसको अच्छे तरीके से जानते हैं, पहले ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स था, लेकिन अब कुछ अरसे से सोलर सेल्स भी, अब हर कोई इससे, आम बंदा जो है वो इससे वाकिफ़ है, क्योंकि सोलर सेल्स जो हैं वो सोलर पैनल्स में यूज़ होते हैं ना। तो आपके घरों वो क्या करते हैं, सोलर का क्या मतलब है कि सनलाइट से वो डायरेक्टली जो है वो हीट लेते हैं और लाइट लेते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इट कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये सोलर सेल्स हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट सोर्सेज ऑफ करंट हैं कि जिनसे आप इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस करा सकते हैं, जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपका कोई भी सोर्स हो,
वो तब तक वर्क करता है, तब तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराता है जब तक कि उसकी हायर और लोअर पोटेंशियल में डिफरेंस रहता है। इफ़ यू रिमूव दिस पोटेंशियल डिफरेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव का जो 0 वोल्ट है ना, अगर आप हायर और लोअर पोटेंशियल को एट द सेम पोटेंशियल पर ले आएंगे, ये डिफरेंस को रिमूव कर देंगे पोटेंशियल डिफरेंस को, सो देयर विल बी नो करंट, तो कोई करंट फ्लो भी नहीं करेगी। ये पॉइंट मैंने इसीलिए आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको कोई एम्बिग्यूटी ना रहे। उसके बाद आ जाए इफेक्ट्स ऑफ करंट। The presence of the electric current can be detected by the various effects which it produces. The obvious effect of the current जो है वो heating effect है, magnetic effect है, chemical effect है। ये 3 बेसिक बड़े important effects हैं जो करंट जहाँ से भी गुजरती है वहाँ ये 3 बेसिक effects जो हैं, ये heating effect की for your information में बड़ी अच्छी आपको डायग्राम नज़र आ रही। अब ये देखें क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक केटल है। आप इलेक्ट्रिक केटल को या आप इलेक्ट्रिक आयरन भी ले सकते हैं इसकी जगह, आप उनको हीट देते हैं और वो आपको जो है वो काम करके, अब वो क्या इलेक्ट्रिक केटल में क्या होता है, आपने पानी डाला होता है और आप उसको जब पीछे इलेक्ट्रिसिटी से लगाते हैं तो वो हीटिंग वो जो है इफेक्ट की वजह से अंदर पानी को बॉयल कर देते हैं, अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से इलेक्ट्रिक आयरन है, आप इलेक्ट्रिक आयरन में भी क्या करते हैं कि उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और वो आयरन क्या करती है, वो जो इस्त्री है आपकी, वो क्या करती है कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी, उसके आगे से हीट प्रोड्यूस होती है और आपके कपड़ों को आयरन कर देती है। ठीक है, तो ये जो है ये हीटिंग इफेक्ट्स हैं कि अब आप देखना चाहते हैं कि वो जो आपने, ये तो आपने तरीके थे ना कि किन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराई जा सकती है, ये सोर्सेज थे। अब उन इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो गई उससे आप क्या क्या करा सकते हैं, उनको हम कहते हैं इफेक्ट्स ऑफ करंट। अब हीटिंग इफेक्ट में तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक आयरन की भी एग्जांपल दे दी है और इलेक्ट्रिक केटल की भी एग्जांपल दे दी है, जिनसे ये देखें अब आगे डिटेल में पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट को। द करंट फ्लोज थ्रू अ मेटेलिक वायर ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं मेटेलिक वायर के अंदर तो करंट फ्लो जो है उसमें वो प्रोड्यूस होती है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर मोशन, यानी उनकी मोशन के दौरान दे कोलाइड फ्रिक्वेंटली विद द एटम्स ऑफ द मेटल। आपको पता है जब आप किसी चीज़ को हीट करते हैं तो जैसे आपने गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा है कि जैसे गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडम मोशन में आ जाते हैं और आपस में भी कोलाइड करते हैं और वॉल्स ऑफ द वेसल के साथ भी कोलाइड करते हैं। सिमिलरली जब आप चार्जेस की बात करते हैं तो जब भी कहीं से करंट फ्लो करती है किसी तार में से, आपके घरों में इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, जब उनमें से करंट फ्लो करती है तो उनके अंदर भी चार्जेस की एक हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और वो चार्जेस जो हैं वो मूव जब कर रहे होते हैं वो कोलाइड करते हैं एटम्स के साथ भी, वो वायर के जो अंदर वायर के मॉलिक्यूल्स हैं और एटम्स हैं उसके, उनके साथ भी कोलाइड कर रहे होते हैं और अपने एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते हैं। एट ईच कोलाइजन दे लॉस्ट सम ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। और जब भी वो कोलाइड करते हैं, चाहे आपस में कोलाइड करें चाहे उस तार की वॉल्स के साथ कोलाइड करें, हमेशा वो क्या करते हैं, एट एवरी कोलाइजन दे लॉस्ट सम ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी एंड गिव इट टू द एटम्स विच विद विच दे आर कोलाइड। यानी जिनके साथ वो कोलाइड कर रहे होते हैं उनको अपनी थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी जो अपनी लॉस करके उनको दे देते हैं। Thus, as the current flows through the wire, it increases the kinetic energy of the vibrations of the metal atoms. That is, it generates the heat in the wire. और आपको पता है जितनी ज़्यादा कोलाइजन्स होती हैं, हमने क्या पढ़ा हुआ है कि कोलाइजन्स की वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उतनी ही ज़्यादा हीट भी जनरेट होती है इन द वायर। यही वजह है कि जो आपकी मेटल की तारें होती हैं, कॉपर वायर्स हम अक्सर यूज़ कर रहे हैं ना, जो हमारे घरों में भी बिजली आ रही है वो कॉपर वायर से आती है। वो जो मेटल की तारें हैं वो गर्म हो जाती हैं जब थोड़ी देर बाद, जैसे ही जब करंट उनमें से फ्लो करती है ना कंटिन्यूसली, तो थोड़ी देर बाद वो मेटल की तारें गर्म हो जाती हैं। हालांकि उनके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, फिर भी अगर आप उन्हें टच करके देखें तो उनका वो जो हीटिंग इफेक्ट है वो आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन अब आपने ये नहीं करना कि आप इलेक्ट्रिक वायर्स को टच करें, ये मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसा कोई काम नहीं आपने करना, मैं आपको ये बता रही हूँ। छोटे से सर्किट्स में भी आप देख लें, जो 1.5 वोल्ट का सेल था, इसमें भी अगर आप उसको, तो इतनी ज़्यादा उसका कोई मसला नहीं है ना। इसमें जो स्मॉल इलेक्ट्रिक वायर्स हैं इनको भी आप देखें तो थोड़ी देर बाद ये भी थोड़ी सी गर्म हो जाती हैं। वो गर्म क्यों हो जाती हैं इलेक्ट्रिक वायर्स? क्योंकि उसके अंदर से जब करंट फ्लो करती है तो उसकी वजह से वाइब्रेशंस होती हैं चार्जेस के बीच में, और चार्जेस जो हैं वो जाके उस तारों के मॉलिक्यूल्स के साथ, वो एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं और अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो उनको दे देते हैं थोड़ी सी, और फिर हीटिंग इफेक्ट जो है वो जनरेट होता है। इट इज़ फाउंड दैट द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन द वायर ऑफ द रेजिस्टेंस आर ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी इज गिवन। ये उस हीटिंग इफेक्ट, ये इस तरीके से हीटिंग इफेक्ट, आपके कोर्स में इसकी डेरिवेशन नहीं है, आपने इसको एज इट इज़ दिस फार्मूला जो है आपका H = I²
RT, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। H जो है वो हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, हीट एनर्जी को शो कर रहा है। I जो है वो आपकी करंट है जिसका स्क्वायर लिया हुआ है, और R जो है वो रेजिस्टेंस है इन द वायर। आपको पता है कि इस तरह से तो खाली करंट, इस तरह जब भी करंट कहीं हीट प्रोड्यूस होगी कंडक्टर के अंदर, तो कंडक्टर की ये एक करेक्टरिस्टिक है कि जब जितना ज़्यादा वो हीट होता जाता है उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाती है। और साथ T है आपका, T जो है वो टाइम इंटरवल को शो कर रहा है, ठीक है। T इसलिए टाइम इंटरवल के कितने टाइम में हीटिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर्स, केटल्स, टोस्टर्स और इलेक्ट्रिक आयंस एक्सेट्रा। ये जो सारी एग्जांपल्स हैं ये जो हम यूज़ करते हैं। अब आपको पता है ये हीटिंग इफेक्ट 3 बेसिक, ये इंपॉर्टेंट है, MCQs वाइज ये चीज़ आ जाती है आपको कि हीटिंग इफेक्ट जो है वो किन किन तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक तो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर कि कितनी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रही है, उसका तो स्क्वायर के इक्वल है ना, I स्क्वायर। रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है और साथ ही टाइम के ऊपर भी डिपेंड करती है, कितने टाइम के लिए आपने जो है वो उसको हीट किया, किसी चीज़ को कितने टाइम के लिए करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। अगर तो थोड़े से टाइम के लिए करंट फ्लो किया तो इतनी ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होगा, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो करेगी तो फिर उतना ही ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट जो है वो उसके अंदर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो टाइम पर, रेजिस्टेंस पर और करंट पर, इन 3 चीज़ों पर जो है ये हीटिंग इफेक्ट जो है वो डिपेंड करता है। उसके बाद आ जाए मैग्नेटिक इफेक्ट। द पैसेज ऑफ द करंट इज ऑलवेज अकम्पनाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। ये देखेंगे तीनों डायग्राम्स जो बनी हुई हैं साइड पे ABC, ये आपकी मैग्नेटिक इफेक्ट को ही शो कर रही हैं। अब देखें, अगर तो करंट फ्लो कर रही है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कन्वेंशनल करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये उन्होंने एक दिखाया हुआ है कि ये मेटालिक वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रही है, कॉपर की वायर ज़्यादातर हम लेते हैं। अब जब आप इस करंट की डायरेक्शन को देखना चाहते हैं तो आप इसके इर्द गिर्द, ये जो छोटा आपको नज़र आ रहा है ये कंपस नीडल है, आप कंपस नीडल रख के इस वायर के इर्द गिर्द देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। तो हर करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक इफेक्ट ज़रूर होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कुलर डायरेक्शन में होती है, यानी इस तरह से ये जो दायरे आपको नज़र आ रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सर्कल में प्रोड्यूस होती है, दायरों में प्रोड्यूस होती है। अच्छा, यहाँ से दायरों में प्रोड्यूस होने से मुझे एक बहुत अच्छा एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो जहन में आ रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखें, हमने पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और MCQs आता है, मेल की फॉर्म में भी आ सकता है पेपर में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क पर, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड परफॉर्म वर्क और द मैग्नेटिक फील्ड, या ऐसे भी कह सकते हैं कि विच फील्ड परफॉर्म्स द वर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, या ऐसे भी कह सकते हैं कि इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एनी वर्क। तो इसका आंसर है नो, मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट प्रोड्यूस एनी वर्क। मैग्नेटिक फील्ड जो है कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं करा सकती या कंडक्ट नहीं करा सकती। क्यों नहीं मैग्नेटिक फील्ड वर्क कराती? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कल में प्रोड्यूस होती है, और जब कोई चीज़ दायरे में प्रोड्यूस होती है उसमें कोई वर्क जो है वो नहीं होता, बिकॉज देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है वर्क तब होता है जब चार्ज कोई डिस्टेंस कवर करेगा, और चार्ज डिस्टेंस किस में कवर करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज जो है वो इस तरह से होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में, तो वो वर्क परफॉर्म करती है क्योंकि वो सीधी लीनियर डायरेक्शन में हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ पे कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट है। अगर आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है, वो पहले इधर था, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर, तो आस्ता आस्ता वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परफॉर्म्स वर्क बट द मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट परफॉर्म एनी वर्क। मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क परफॉर्म नहीं करती बिकॉज इट प्रोड्यूस इन अ सर्कल, या इसकी जो फॉर्म है वो सर्कल में होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो इस तरह से होती है ना, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो है इन सर्कल होती है, और जब भी कोई चीज़ दायरे में घूम रही हो तो उसका वर्क डन ज़ीरो होता है। जैसे आपने ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ा, जैसे आपने वो जो है अपने पार्ट 1 में, तो उसमें आपको जो है कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में पढ़ा था। वो क्या होती है कंजर्वेटिव फील्ड? क्लोज फील्ड जो कि दायरे में होती है, और वहाँ पे आपने देखा था कि वर्क डन ज़ीरो होता था। इसलिए इसी तरह हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कोई वर्क नहीं करती, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वर्क कर सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मुझे याद आया था, मैंने इसलिए आपको साथ बता दी। अच्छा जी, अब ये उन्होंने दिखाया, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी कैसे होती है? नॉर्थ से साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल हो जाता है, एक साउथ पोल हो जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है हमेशा नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ इस तरह से उसके दायरे जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। अब उन्होंने, और यहाँ पे उन्होंने ये डॉट और क्रॉस करके दिखाया। अब डॉट का क्या मतलब होता है और क्रॉस का क्या मतलब होता है? डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द पेपर, यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से निकल रही है ऊपर की तरफ,
आउट ऑफ द पेपर, ऐसे करके दायरे बन रहे हैं, ठीक है, आउटवर्ड। जबकि क्रॉस का मतलब होता है इनटू द पेपर। इनटू द पेपर का मतलब है कि पेपर के अंदर की तरफ दायरे जो हैं वो कैसे बनेंगे, इस तरह से अंदर की तरफ, इनटू द पेपर, ठीक है। डॉट का क्या मतलब है, डॉट मीन्स आउट ऑफ द पेपर, आउट ऑफ पेपर, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसे होगी। जबकि क्रॉस का क्या मतलब होता है, इनटू पेपर। इनटू पेपर का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, अंदर की तरफ, इनवर्ड, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है डॉट और क्रॉस का। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू, कितनी करंट फ्लो कर रही है उस पर, कि मैग्नेटिक फील्ड की उतनी ही स्ट्रेंथ होगी जितनी उसकी वैल्यू ऑफ द करंट होगी, जो अमाउंट ऑफ करंट उसमें से फ्लो करेगी। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट एलिमेंट, और कितना फासला आपने करंट एलिमेंट से, यानी अब ये देखो ना, ये करंट प्रोड्यूस हो रही है, इधर तो मैग्नेटिक फील्ड है, अब मैं कहूँ कि मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूँ या यहाँ पे मैग्नेटिक, इस करंट की वजह से इतनी दूर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कहा था ना कि हर चार्ज के इर्द गिर्द जो इलाका होता है वो उसकी इलेक्ट्रिक, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी एक ख़ास एरिया और रीजन के अंदर होती है जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। उससे बाहर अगर आप उसको लेंगे तो आस्ता आस्ता मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होती चली जाएगी, ठीक है, और बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एक ख़ास रीजन तक रहेगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, उसके बाद वो स्ट्रेंथ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये, और यही ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट आप पढ़ रहे हैं ना, इसी की वजह से वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नेक्स्ट हम इंशाल्लाह चैप्टर पढ़ेंगे ना, वो इसी के बारे में है, मैग्नेटिक इफेक्ट से ही रिलेटेड है। क्योंकि अगर करंट, जहाँ करंट प्रोड्यूस हो रही है वहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट भी है, इसका मतलब है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इकट्ठा भी स्टडी करेंगे इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट चैप्टर। यही वजह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उन्हें हमने इकट्ठा जो है वो स्टडी कर सकते हैं हम, ये साइंटिस्ट ने इसको फिर बाद में इकट्ठा स्टडी किया था। अच्छा जी, तो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द करंट पे और डिस्टेंस फ्रॉम द करंट एलिमेंट, कि आपने कितने फासले पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। द पैटर्न ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग, ये उन्होंने दिखाए हुए, ये इस तरह का पैटर्न है, इस तरह का पैटर्न, ये ड्यू टू द सोलिनॉइड। सोलिनॉइड किसे कहते हैं, इसकी जो सोलिनॉइड जो है आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले चैप्टर में, व्हाट इज़ अ सोलिनॉइड। सोलिनॉइड कहते हैं एक लॉन्ग जो एक आयरन बार होता है, ठीक है, एक लॉन्ग आयरन बार, उसकी इस तरह की शक्ल होती है। ये तो उन्होंने उसकी फॉर्म दिखाई, मैं आपको उसकी ये इस तरह से एक लॉन्ग आयरन बार होता है और उसके ऊपर आप कोई कॉपर की वायर जो है वो इस तरह से वाउंड कर देते हैं। सो दिस इज़ अ सोलिनॉइड, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ अ सोलिनॉइड। ये जो सोलिनॉइड है, ये जो नीचे है इसके, ये क्या है, एक आयरन बार, और इसके ऊपर ये जो आप कर्ल कर रहे हैं ये क्या है, कॉपर वायर है जिसको आपने वाउंड किया हुआ है उसके ऊपर सर्कुलर डायरेक्शन में। तो ये एक सोलिनॉइड होता है। इस सोलिनॉइड से भी आप इसके मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, ये उन्होंने कहा मैग्नेटिक इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ द करंट के लिए यूज़ होता है। ये इसका फ़ायदा है, एप्लीकेशन है मैग्नेटिक इफेक्ट की। कहाँ यूज़ होती है, डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ करंट। अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ करंट जो है वो फ्लो कर रही है। All the machines involving the electric motors are also use the magnetic effect of the current. मोटर्स है ना, मोटर में वो क्या हो रहा है, सर्कुलर डायरेक्शन में जब वो व्हील घूमता है तो उस जहाँ करंट फ्लो करी उसके साथ साथ उस सर्कुलर डायरेक्शन में उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो ये उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। आप इसको, इस पॉइंट को यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट जो है ये उन्होंने कहा द पैटर्न ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड करंट कैरिंग स्ट्रेट बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, अ कॉइल एंड अ सोलिनॉइड। ये तीनों के इन्होंने पैटर्न्स आपको शो किए। ये आपकी पैटर्न है, ये वायर के ज़रिए से किस तरह से करंट फ्लो करती है, और एक कॉइल से किस तरह से, ये कॉइल है, एक कॉइल से किस तरह से करंट फ्लो करती है, और एक सोलिनॉइड से किस तरह से करंट फ्लो करती है, और उसमें किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है। मैंने आपको सोलिनॉइड के बारे में भी थोड़ा सा डेफिनेशन बताई, आगे हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये उसकी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन आप इसको, एप्लीकेशन क्या एप्लीकेशन है, अच्छा ऊपर भी आप हेडिंग दे सकते थे। एप्लीकेशन मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो कहाँ यूज़ होता है, डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ करंट के लिए। जितनी मशीन्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिक मोटर्स आ जाती हैं वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट को यूज़ करती हैं। ये इसकी एप्लीकेशन थी यहाँ से लेके यहाँ तक। आप ऊपर ये जो ये वाला हीटिंग इफेक्ट भी आपने पढ़ा था, आप इसमें भी इसकी एप्लीकेशन मार्क कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन कहाँ है हीटिंग इफेक्ट की,
द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर्स केटल्स, ये इसकी एप्लीकेशन हो गई। और ये मैंने आपको इसकी एप्लीकेशन भी मार्क करा दी है कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो कहाँ यूटिलाइज होता है, डिटेक्शन और मेजरमेंट ऑफ करंट के लिए मशीन्स में, जितनी भी मशीन्स है इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह उन सब में मैग्नेटिक इफेक्ट यूज होता है। अब आ जाए केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट जो है सर्टन लिक्विड सच एज डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फेट जो है आपका सोल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू द सम केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस विद इन देम। ठीक है, तो आपने ये मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में कॉपर और सल्फेट सोल्यूशन का जब हमने कहा था कॉपर आयंस और सल्फेट आयंस बनते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन था ये। ठीक है, और इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के जरिए से हम केमिकल इफेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी जो है केमिकल इफेक्ट देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। द स्टडी ऑफ दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। इस प्रोसेस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। ये यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन है केमिकल इफेक्ट की कि जितने भी लिक्विड्स हैं, जितने नहीं सर्टन लिक्विड्स, खास लिक्विड्स हैं हमारे पास, और वो कौन सा है, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो होता है आपका, और कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकता है ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शंस के जरिए से, और जो उसके अंदर होते हैं, और उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। द केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द लिक्विड आर ड्यू टू द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द करंट। जो भी केमिकल चेंजेस उसके अंदर होती हैं इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, वो केमिकल इफेक्ट की वजह से होती हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस, कौन सा लिक्विड आपने लिया है, एंड द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द लिक्विड, और आप कितनी अमाउंट ऑफ, यानी आप एक छोटा सेल लगा रहे हैं उसके साथ कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप उससे पास कर रहे हैं, आप एक बड़ी बैटरी लगा रहे हैं, आप उसको जो हाउस होल्ड आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप उसमें से गुजार रहे हैं, और कौन सा लिक्विड आपने एज अ सोल्यूशन जो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर जो है वो लिया हुआ है। ठीक है, तो ये इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। द लिक्विड विच कंडक्ट्स करंट, ये इसकी डेफिनेशन है। उस सोल्यूशन को जो भी आप उसके अंदर लेंगे जो करंट को कंडक्ट करेगा, उस लिक्विड को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। ठीक है, वो लिक्विड जो कंडक्ट करता है करंट को या करंट गुजारता है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। द मटीरियल इज इन द फॉर्म ऑफ वायर और रॉड और अ प्लेट विच लीड्स द करंट इनटू और आउट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन है। व्हाट इज इलेक्ट्रोड? वो मटीरियल, ये यहाँ से यहाँ तक आप इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन कर लेंगे। वो मटेरियल, द मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वायर, जो कि वायर की शक्ल में होगा या रॉड की शक्ल में या एक प्लेट की शक्ल में हो सकता है, जो करंट को अपने से अंदर बाहर आने जाने की इजाज़त देता है आउट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। वो जो सोल्यूशन है आपका, उस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन से करंट को अंदर आने की और बाहर जाने की इजाज़त दे सकता है, उस मटेरियल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोड, आपने पढ़े। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द करंट आर कॉल्ड, उनको हम कहते हैं एनोड। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको एनोड कहते हैं। एंड दैट आर कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कैथोड। ठीक है, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होते हैं उनको हम एनोड कहते हैं, और जो इलेक्ट्रोड्स नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होते हैं उनको हम कैथोड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो वेसल, द वेसल कंटेनिंग द टू इलेक्ट्रोड्स, वो वेसल जिसमें वो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन भी होता है। ठीक है, जिसमें ये जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं और वो जो लिक्विड जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन कह रहे हैं, और इलेक्ट्रोड्स यानी एनोड और कैथोड, ये दोनों भी होते हैं, साथ आपका इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन भी होता है। उस पूरे वेसल को हम कहते हैं वोल्टामीटर। तो ये वोल्टामीटर की डेफिनेशन अब आपको पूरा समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए। ठीक है, कि आपका वो जो एक वेसल है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन मौजूद है, उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं, उस पूरे वेसल को हम वोल्टामीटर कहते हैं। उन इलेक्ट्रोड्स को एनोड और कैथोड कहते हैं, और वो जो सोल्यूशन उसके अंदर होता है उस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन कहते हैं। एज एन एग्जाम्पल विच विल कंसिडर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस जो है ये नेक्स्ट पेज पर देख सकते हैं। ये देखें, अब इसमें कौन है वोल्टामीटर, दिस इज अ वोल्टामीटर। ठीक है, ये वोल्टामीटर क्या कर रहा है, वोल्टामीटर हमने कहा था ना, उस वेसल को कहते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। अब ये जो सोल्यूशन है, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जो क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइट है, और ये इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। ठीक है जी, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है जो कि आपका इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसमें ये दो चीज़ें क्या हैं, ये जो पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ है बैटरी के, और एक जो है वो नेगेटिव से कनेक्ट है बैटरी। जो पॉजिटिव से कनेक्ट है ये एनोड है आपका, और जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है आपका ये जो प्लेट, वो क्या है आपका कैथोड। तो ये दो इलेक्ट्रोड्स हो गए, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हो गया। ठीक है, जो कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, और ये पूरा वेसल जो है इसको आप कहते हैं वोल्टामीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद होता क्या है कि जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ये बीच में ए क्या लगाया हुआ है, ए एम मीटर है आपका। ए क्या चीज़ है,
एमीटर. व्हाट इज एमीटर? एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द करंट, कि कितनी अमाउंट ऑफ करंट इसमें से फ्लो कर रही है. ये वो डिवाइस है. एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट, कि कितनी अमाउंट ऑफ करंट इसमें से फ्लो कर रही है. और ये जो आपको नजर आ रहा है इस तरह का, व्हाट इज दिस? दिस इज अ रियोस्टेट. क्या चीज है ये? रियोस्टेट. रियोस्टेट का क्या मतलब होता है? रियोस्टेट जो है वो उस डिवाइस को कहते हैं विच इज, ये पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे काम करता है ना, जो कि चेंज करने के काम आता है, विच इज यूज टू वेरी द रेजिस्टेंस इन द सर्किट. सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस चेंज होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होती है. तो ये बेसिकली रियोस्टेट है जो कि रेजिस्टेंस को चेंज कर रहा है आपके सर्किट. जैसे जैसे रेजिस्टेंस चेंज करेंगे आपको पता है करंट की वैल्यू में भी चेंज आएगा, और आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी वो भी जो है वो चेंज हो सकता है इसमें. तो ये इन्होंने दिखाया, व्हेन अ कॉपर सल्फेट इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर इट डिसोसिएट्स इनटू कॉपर आयंस. दो तरह के आयंस बन जाएंगे. कॉपर आयंस जो कि दो पॉजिटिव है कॉपर के पास, एंड सल्फेट आयंस, इसके पास दो नेगेटिव है. इसका मतलब है सल्फेट के पास दो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ये दो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कॉपर को दे देगा. सल्फेट के पास जो दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, टू नेगेटिव साइंस है ना, तो दो एक्स्ट्रा जो नेगेटिव साइन है इसके पास, इसका मतलब है इसके पास दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अपने दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कॉपर को देगा. और कॉपर के पास दो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी थी, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है ना, इसका मतलब है उसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो सल्फेट के पास दो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, वो अपने दो एक्सेस इलेक्ट्रॉन कॉपर को देगा, जिसके पास डेफिशिएंसी है टू इलेक्ट्रॉन्स की. वो दो इलेक्ट्रॉन्स लेकर क्या बन जाएगा? कॉपर एटम्स बन जाएंगे. द कॉपर एटम थस फॉर्म्ड आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड प्लेट. जो कॉपर एटम्स इसमें बनेंगे वो कहाँ डिपॉजिट होंगे? कैथोड की प्लेट के ऊपर जमा होते जाएंगे. वाइल द कॉपर इज बीइंग डिपॉजिटेड एट द कैथोड द सल्फेट आयंस. अच्छा, कॉपर चूंकि पॉजिटिव है, कॉपर एटम जितने बनते जाएंगे वो कैथोड पे कलेक्ट होते जाएंगे, क्योंकि कैथोड नेगेटिव है. और जो नेगेटिव आयंस हैं सल्फेट आयंस, वो कहाँ कलेक्ट होंगे? अंडरस्टूड सी बात है कि वो एनोड पे कलेक्ट होंगे. ठीक है, तो कॉपर एटम्स फॉर्म्स फ्रॉम द एनोड गो इनटू द सॉल्यूशन एज अ कॉपर आयंस विच कंबाइन विद द सल्फेट आयंस टू फॉर्म द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. और फिर चूंकि ये दोनों प्लेट्स हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं ना, लेकिन ये दोनों प्लेट्स कॉपर की बनी हुई हैं. ठीक है जी, कैथोड और एनोड हैं दोनों किसके बने हुए? कॉपर के. तो ये इनके अंदर जो कॉपर एटम्स जो इधर मौजूद है ना, द कॉपर एटम्स फ्रॉम द एनोड, क्योंकि एनोड बना हुआ किसका है? कॉपर का. तो वो जो कॉपर एटम्स एनोड पे जमा हुआ है वो कंबाइन हो जाएगा सल्फेट के साथ, और कॉपर आयंस प्लस सल्फेट के नेगेटिव आयंस, इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. और इस तरह से सोल्यूशन जो है वो उतना ही रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई डिक्रीज या डिके नहीं आएगा. ये नीचे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी. एज द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसीड्स कॉपर इज कंटिन्यूसली डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड. आपको पता है कॉपर पॉजिटिव है, वो कंटिन्यूसली कैथोड पे डिपॉजिट होता जाएगा. वाइल एन इक्वल, अच्छा जितनी देर में कॉपर नेगेटिव पे कलेक्ट होता जा रहा है, तो ये नहीं है कि उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में. क्या होगा? उतनी ही अमाउंट का कॉपर जो एनोड पे ऑलरेडी मौजूद है, एनोड पे कहाँ से मौजूद है? क्योंकि एनोड कॉपर का बना हुआ है, तो वो जो कॉपर आपका एनोड पे मौजूद है वो डिजॉल्व हो जाएगा सोल्यूशन के अंदर. और इस तरह से डेंसिटी ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है वो अनअल्टर्ड, अनअल्टर्ड का मतलब है अनचेंज्ड रहेगी, यानी उसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. ये आपको कहाँ से पता है? ये दोनों, ये देखें आप, इसमें ये देख सकते हैं कि जो आपके एनोड और कैथोड है, ये देखें, द एनोड एंड कैथोड आर बोथ कॉपर प्लेट्स हैं. एनोड और कैथोड जो है आपकी, वो दोनों क्या हैं? कॉपर प्लेट्स हैं. इसलिए दोनों कॉपर की बनी हुई हैं. लेकिन जब आपके कॉपर आयंस होंगे, कॉपर आयन चूंकि पॉजिटिव आयन होंगे वो कैथोड पे कलेक्ट होंगे, और सल्फेट आयंस जो हैं वो नेगेटिव आयंस होंगे वो एनोड पे कलेक्ट होंगे. लेकिन एनोड बना हुआ किसका है? कॉपर का. तो जितने कॉपर के जो पॉजिटिव आयंस हैं वो जब कैथोड पे कलेक्ट होंगे, उतनी ही अमाउंट ऑफ कॉपर एटम्स जो हैं फ्रॉम एनोड वो डिजॉल्व हो जाएंगे आपके इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में. और इस तरह से डेंसिटी ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है वो अनचेंज्ड रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्रोसेस जो है इस तरह से कंटिन्यू रहेगा. इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं. द एग्जांपल एप्लीकेशन जो है, दिस एग्जांपल आल्सो इलस्ट्रेट्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो उसको कहते हैं जब आप वो किसी चीज़ को वो करवा लेते हैं ना, जैसे सोने का पानी चढ़वा लिया, चांदी का पानी चढ़वा लिया, उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं. वो पानी चढ़वाने का मतलब होता है कि आप किसी सस्ते मेटल के ऊपर किसी गोल्ड की या सिल्वर की तय चढ़वा देते हैं, प्लेटिंग करवा देते हैं, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं. ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग बताई हुई है. प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ सम एक्सपेंसिव मेटल, महंगे वाला मेटल यानी गोल्ड या सिल्वर की प्लेटिंग अगर आप करा रहे हैं ऑन एन आर्टिकल ऑफ सम चीप मेटल, यानी सस्ते मेटल के ऊपर आप कॉपर या कोई भी लेके उसके ऊपर आप गोल्ड प्लेटिंग करा देते हैं.
ठीक है, पानी चढ़वा लेते हैं गोल्ड का या सिल्वर का, तो उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ये जो इसकी एप्लीकेशन है केमिकल इफेक्ट की, वो यहाँ पर यूज़ होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दैट्स इनफ फॉर टुडे। आपने ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, आई होप आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। Dear students, you can like, subscribe and share my channel and press the bell icon for future notifications. If you have any problem, you can comment me also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.